गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उन सभी स्टूडेंट्स का जो मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री की क्लासेस हिंदी मीडियम में कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो देखने से पहले जो सब्सक्रिप्शन में जो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, उस बटन को क्लिक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो आने वाले वीडियोस हैं उनके जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही मिल जाएंगे, है ना। आपको टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं आपको लिंक शेयर करता हूं तब आपको वो वीडियो अवेलेबल हो पाता है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको वीडियो डालते ही मिल जाएगा, इसलिए आपको पढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, आज की क्लास को आगे लेके चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग मोलरिटी यानी मोलरता पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि जो मोलरता होती है, किसी विलयन की मोलरता विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होती है। मोलरता क्या है? विलेय के मोलों की संख्या है। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो मोलरता का जो सूत्र बताया था, मैंने आपको बताया था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोलों की संख्या के और हमने एक्सपैंड किया तो सूत्र बना मोलरता का विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो इस तरह हम विलयन की मोलरता निकाल लेते हैं। इसमें 1-2 टर्म मैंने आपको और बताए थे, जैसे नॉर्मल सॉल्यूशन था वैसे यहां पे होता है मोलर सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसकी मोलरता 1 हो, मतलब विलयन के 1 लीटर आयतन में विलेय के मोलों की संख्या जो उपस्थित है वो भी 1 मोल हो, तो ऐसे विलयन को मोलर विलयन कहते हैं, एम विलयन कहते हैं। इसी तरह और भी नाम है विलयन के, m/2 सेमी मोलर, m/5 पेंटीमोलर, m/10 डेसीमोलर, m/100 सेंटीमोलर, m/1000 मिलीमोलर विलयन। तो नाम से भी सवाल में पूछा जा सकता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन, हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, एक आध क्वेश्चन और लेते हैं इस टॉपिक पे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 100 मिलीलीटर सेमी मोलर नाइट्रिक अम्ल विलयन में उपस्थित विलेय का भार ज्ञात कीजिए। नाइट्रिक अम्ल विलयन है, उस नाइट्रिक अम्ल विलयन की मोलरता है सेमी मोलर, मतलब m/2 1/2। विलयन का आयतन है 100 मिलीलीटर। तो इस 100 मिलीलीटर विलयन के में जो विलेय की मात्रा, विलेय मतलब नाइट्रिक अम्ल की मात्रा, जो ग्राम में नाइट्रिक अम्ल की मात्रा उपस्थित है वो ज्ञात करनी है। तो देखिए मोलरता बराबर ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर वेट इनटू विलयन का आयतन लीटर में, यह सूत्र होता है। तो मोलरता दिया है 1/2, विलेय का भार ग्राम में ज्ञात करना है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। तो हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन 7 और 14 अणुभार निकाल रहे हैं, 14 और ऑक्सीजन 48, है ना। ये 63 आएगा, ठीक है।
तो ये अणुभार इसका हो गया 63 और आयतन 100 मिलीलीटर है, तो लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये जो सूत्र हो जाएगा 1/2 W गुणे 1000 बटे 63 गुणे 100, ये 2 0 कट गया, ऊपर बचा 10, तो W का मान आ जाएगा, W ये 63 उधर जाएगा, 10 इधर आएगा, तो 63/2 इंटू 10, 20 का मतलब ये नीचे लिख दे रहा हूं, इतने ग्राम विलेय के इस विलयन में उपस्थित हैं। बोलो कोई समस्या? सूत्र वही है, पहले वाले सवाल जो हमने लगवाया था उसमें मोलरता निकालनी थी, इस बार विलेय का भार ज्ञात करना था। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। बीस प्रतिशत भारानुसार NaOH विलयन का घनत्व 1.20 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब मिलीलीटर, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए 20% भारानुसार है ना, मतलब कि ये दिया है भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता। अब इससे क्या क्या चीज, भार प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है? भार प्रतिशतता का सूत्र होता है विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलयन का भार गुणे 100, यही होता है। तो इन दो चीजों के बारे में हमको जानकारी मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली राशि उतनी ही होती है जितना उसका आंकिक मान दिया होता है 20%, 20, और नीचे वाली राशि परिभाषा के अनुसार ली जाती है, प्रतिशतता की परिभाषा होती है 100। भारानुसार है तो ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, ठीक है। विलयन का भार पता हो गया और विलेय का भार पता हो गया। हमें निकालना क्या है? मोलरता। तो मोलरता में विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। तो विलयन का भार तो पता है विलेय का, और विलेय कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो अणुभार भी पता हो जाएगा, ठीक। दो बातें पता हो गई। आयतन लीटर में चाहिए, आयतन नहीं पता है। विलयन का घनत्व दिया है, विलयन का घनत्व क्वेश्चन में दिया है कितना? 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो विलयन का भार पता है, विलयन का घनत्व पता है, तो विलयन का आयतन क्या हो जाएगा? विलयन का आयतन क्या होगा? द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान मतलब भार, भार द्रव्यमान, हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम मान लेते हैं। तो भार 100 ग्राम है और घनत्व 1.2 है, तो 1000 बटे 12 किस में आएगा? मिलीलीटर में आएगा। ये आयतन मिलीलीटर में आ गया, तो मिलीलीटर में आयतन आ गया, तो मोलरता निकाल लेते हैं। विलेय का ग्राम में भार 20 ग्राम बटे विलेय का अणुभार सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 40। विलयन का आयतन लीटर में, तो मिलीलीटर में है, 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 बटे 12, 12 ऊपर चला जाएगा, गुणे 1000 से भाग भी दोगे
तो ये कट गया, ये 20 दूना 40 हो गया और ये आ गया 6। तो इसका मतलब विलयन की मोलरता 6 है, 6m विलयन की मोलरता है। तो ये देखिए, हमने आपको इस सवाल के माध्यम से एक कंसंट्रेशन टर्म को दूसरे कंसंट्रेशन टर्म में, सांद्रता के टर्म में किस तरह परिवर्तित किया जाए इस बारे में बात की। ठीक है, अगर नॉर्मलता भी पूछता तो नॉर्मलता में यहां अणुभार की जगह तुल्यांकी भार होता, तो NaOH का तुल्यांकी भार भी 40 ही होता है, तो नॉर्मलता भी 6n आती। क्या आती? 6n। नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। चलिए आगे अगले टॉपिक पे आते हैं अपने। जैसे नॉर्मलता में नॉर्मलता समीकरण था, वैसे ही मोलरता में मोलरता समीकरण होता है, लेकिन पहले हमको उसके लिए नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित करना पड़ेगा कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। तो पहले संबंध समझ लेते हैं, उसके बाद दो मोलरता समीकरण समझ लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह सवाल लगाए जाएंगे। देखिए, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध, नॉर्मलता एवं मोलरता में संबंध। देखिए भाई, एक चीज देखो, नॉर्मलता मैंने क्या बताया था? नॉर्मलता अगर सांद्रता के पदों में लिखा जाए तो यह होगा सांद्रता, या विलयन की सांद्रता पूरा लिख लें, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे विलेय का तुल्यांकी भार। और मोलरता में क्या बताया था? मोलरता में बताया था विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे विलेय का अणुभार। अब अगर नॉर्मलता को मोलरता से भाग दे दें तो विलयन की सांद्रता गुण बटे तुल्यांकी भार, सांद्रता सिर्फ लिख दे रहे, सांद्रता बटे तुल्यांकी भार, और उल्टा करके गुणा कर दें, अणुभार ऊपर बटे सांद्रता नीचे। तो देखिए, सांद्रता सांद्रता कट गई, तो नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर अणुभार ऊपर बटे तुल्यांकी भार, और इस संख्या को कहते हैं n। n क्या है यह समझना जरूरी है, क्योंकि अणुभार तुल्यांकी भार बार बार हमें भाग देना पड़ेगा। सीधे n जान ले तो समस्या खत्म हो जाएगी। n क्या है? अम्ल है अगर, तो अम्ल की क्षारकता है, इसके बारे में बात की थी हमने। अम्ल जितने H+ आयन लूज करता है वो कहलाता है उसकी क्षारकता। अगर क्षार है तो क्षार की
अम्लता, क्षार क्या त्यागता है? OH माइनस। जितने OH माइनस आयन त्यागेगा उसकी क्षार अम्लता कहलाएगी। और लवण है, अगर लवण में आयनों पर उपस्थित धनावेशों या ऋणावेशों की संख्या, यानी संयोजकता, अगर लवण है तो धनायन होंगे, ऋणायन होंगे, ऋणायन टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, है ना। और अगर आक्सीकारक और अपचायक पदार्थ है तो प्रति अणु या प्रति आयन त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों के लिए त्यागे गए या ग्रहण किए गए यहां पे बढ़ा लीजिए, प्रति अणु या आयन, प्रति अणु या आयन, एक अणु या एक आयन जितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा या जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसकी जरूरत जब पड़ेगी तो मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। ये अम्ल, क्षार और लवण के केस में आपको n का मान समझ में आना चाहिए। तो इससे आपको मिल जाएगा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन लेते हैं, 3MH3PO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सूत्र क्या है, नॉर्मलता बटे मोलरता। अणुभार बटे तुल्यांकी भार या N। बताओ H3PO4 क्या है? अम्ल है, और अम्ल की क्षारकता यहां कितनी है? देखो 3H+ आयन त्यागेगा तो क्षारकता है 3, तो 3 ले लो। तो नॉर्मलता क्या होगा? नॉर्मलता 3 गुणे मोलरता, तो मतलब 3 गुणे 3 बराबर 9N आएगा नॉर्मलता। समझ में आ गया? नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब आइए समझ सकते हैं इसके आधार पर मोलरता समीकरण। मोलरता समीकरण मोलरता समीकरण देखिए, नॉर्मलता समीकरण N1 गुणे V1 बराबर N2 गुणे V2 था।
अब मोलरता अगर देखिए तो मोलरता के पदों में एक नॉर्मलता क्या होती है? नॉर्मलता होती है n गुणे मोलरता, n गुणे मोलरता। तो स्मॉल n1 इंटू m1 इंटू v1, ये n2 इंटू m2 इंटू v2, इसी को कहते हैं मोलरता समीकरण। मोलरता समीकरण। यहां पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, m2 इंटू v2 उधर ले आइए, तो m1 v1 अपॉन m2 v2 इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। इस तरह से भी जब अनुमापन, अम्ल क्षार अनुमापन या रिडॉक्स अनुमापन का प्रैक्टिकल करते हैं तो वहां पे इस फार्मूले से कैलकुलेशन भी किया जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे उदाहरण के लिए उदासीनीकरण की बात करें, उदासीनीकरण 250 मिलीलीटर m/10 HCl, इसका उदासीनीकरण, पूर्ण रूप से उदासीनीकरण किया जाता है 150 मिलीलीटर NaOH से। तो देखिए यहां पर अम्ल है, वहां क्षार है, तो अम्ल की क्षारकता कितनी है? अम्ल की क्षारकता 1 है, और क्षार की अम्लता कितनी है? क्षार की अम्लता 1 है। तो इसके लिए भी ये N1 हो गया और ये हो गया N2। तो N1 N2 बराबर है, जब N1 N2 बराबर हो, है ना, जब N1 और N2 बराबर हो तो ये M1 V1 बराबर M2 V2 से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए M1 कितना, 1/10, V1 कितना 250, M2 आपको निकालना है और ये 150 है ना। तो ये देखिए 1 0 कट गया, 25 से बचा, तो M2 का मान 25/150, 5 5 25 और 5 3 15 और 5 6 30, तो ये m/6 मोलरता NaOH की आ गई। लेकिन देखिए किसी किसी उदाहरण में N1 और N2 के मान बराबर नहीं होते। जैसे यहीं पे हम ले लेते हैं दूसरा 250 मिलीलीटर m/2 सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका उदासीनीकरण होता है 100 मिलीलीटर NaOH से। तो NaOH की मोलरता क्या होगी? NaOH की मोलरता क्या होगी? तो अब देखिए इसकी, ये अम्ल है और इसकी क्षारकता 2 है और इसकी अम्लता 1 ही है, तो N1 का मान 2 हो गया और N2 का मान 1 हो गया। तो N1 फॉर्मूला ये लगेगा, N1 M1 V1 बराबर N2 M2 V2। तो N1 का मान 2, M1 का मान 1/2 और ये 250, N2 1, M2 निकालना है, V2 100। तो देखिए ये 2 से 2 कट गया, 250 बचा, तो M2 का मान 250/100, तो 25/10, तो 5m/2 ये मोलरता आएगा। इस चीज का ध्यान आपको रखना है मोलरता समीकरण का प्रयोग करने से पहले। जब भी मोलरता समीकरण का हम प्रयोग करेंगे तो n फैक्टर का, n कारक का ध्यान रखेंगे कि कौन सी चीज किसके साथ अभिक्रिया कर रही है ना, और उसका n कारक कितना है, n फैक्टर कितना है। जितना n फैक्टर है उसको रखना पड़ेगा मोलरता समीकरण में। नहीं तो सीधे एक काम करिए कि आप उसकी मोलरता को नॉर्मलता में परिवर्तित करिए और नॉर्मलता समीकरण से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आई बात समझ में सबको? नोट कर लीजिए।
चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। मोलरता के बाद जो अगला टॉपिक है वो है मोललता। मोलालिटी, मोलालिटी, मोललता। मोलरता और मोललता में सिर्फ एक अंतर है। मोलरता मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या। मोललता में भी विलेय के मोलों की संख्या ली जाती है, लेकिन मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या 1 लीटर विलयन में ली जाती है, लेकिन यहां पर विलेय के मोलों की संख्या 1 किलोग्राम विलायक में ली जाती है। विलयन नहीं, विलायक। और विलायक का आयतन नहीं, भार, वो भी किसमें? किलोग्राम में। तो देखें, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मतलब मोललता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल m का मान होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किलोग्राम में, यह है विलयन की मोललता। जैसे देखिए, उसी सवाल को लेते हैं 20% वाले। 20% भारानुसार सोडियम हाइड्रोक्साइड ही लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता ज्ञात कीजिए। तो 20% भारानुसार मतलब विलेय का भार, अभी बताया था, विलेय का भार 20 ग्राम और विलयन का भार, विलयन का भार 100 ग्राम। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए विलायक का भार। तो विलायक का भार कैसे निकालें? विलायक का भार, तो विलयन के भार में से विलेय का भार घटा दीजिए, 80 ग्राम आ जाएगा विलायक का भार। तो ये आ गया भार, ग्राम में आया, किलोग्राम में बदल लेंगे। और दूसरी चीज, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, तो भार 20 ग्राम है और NaOH का अणुभार 40 है,
तो 20/40 1/2 यानी 0.5, तो मोललता जो हो गया 0.5 अपॉन 80 ग्राम है। 1000 से भाग देंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, 1 0 कट जाएगा, 50/8। 6.25 m, ये हो गया विलयन की मोललता। विलयन की मोललता इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। और अगर ना मोलरता दिया होगा, मोलरता दिया होगा, तो मोलरता अगर दिया है तो मोलरता में क्या करेंगे कि मोलों की संख्या तो पता हो गई, लेकिन विलयन का आयतन 1 लीटर है, तो आयतन में घनत्व से गुणा करके भार बना लेंगे और उसमें से विलेय का भार घटा के विलायक का भार निकाल लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप लोग ये ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। (3m Na2S2O3) विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में? ट्राई करिएगा, नहीं आएगा समझ में आएगा, नोट कर लीजिए पहले। आगे बढ़ते हैं। मोललता के बाद अगला टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल प्रभाज, नोट करिए, इसको हैंग डालिए। तो मोल प्रभाज का मतलब क्या है? देखिए, विलयन अगर द्विअंगी है तो उसमें विलेय है और विलायक है, तो विलेय के कुछ मोल होंगे और विलायक के कुछ मोल होंगे। विलेय और विलायक के मोलों को जोड़ दें तो विलयन के मोल हो जाएंगे। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या की तुलना में, विलयन के कुल मोलों की संख्या की तुलना में किसी भी कंपोनेंट का, विलयन के किसी भी कंपोनेंट का जो मोल की संख्या है वो कहलाता है उस कंपोनेंट का मोल प्रभाज, है ना, उस कंपोनेंट का मोल प्रभाज। तो देखिए, विलयन के कुल मोलों की संख्या की तुलना में विलयन में उपस्थित किसी कंपोनेंट के मोलों की संख्या
उस कंपोनेंट का मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज कहलाता है। जैसे देखिए, माना विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, तो विलेय का मोल प्रभाज x विलेय का, तो यह होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय और विलायक के दोनों के मोलों की संख्या का योग। ऐसे ही देखिए, विलायक का मोल प्रभाज तो x हो गया विलायक का, तो विलायक का मोल ऊपर और कुल मोल नीचे। इस आधार पे अगर बात करें तो विलयन का मोल प्रभाज, विलयन का मोल प्रभाज x विलयन का, तो यह होगा x विलेय का और x विलायक का, तो यह हो गया स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और ये कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, स्मॉल n प्लस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर 1। तो विलयन का मोल प्रभाज जो होगा, विलयन का मोल प्रभाज विलेय और विलायक के मोल प्रभाज के योग के बराबर होता है, और इसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। जैसे अगर 3 कंपोनेंट होते तो पहले कंपोनेंट का मोल प्रभाज प्लस दूसरे कंपोनेंट का मोल प्रभाज प्लस तीसरे कंपोनेंट का मोल प्रभाज बराबर 1 होता। तो विलयन का मोल प्रभाज सदैव कितना होता है? 1 होता है। नोट करिए इसको। एक प्रश्न ले लेते हैं इस पे, और बाकी प्रश्न आप लोग एनसीईआरटी बुक से अपना सॉल्व करिए। एक जलीय विलयन में %32 मेथनॉल, 46% एथनॉल उपस्थित है। ये भारानुसार है, भारानुसार उपस्थित है। तो प्रत्येक कंपोनेंट का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो देखो 32 और 46 अगर जोड़ दें तो 78% होगा, 100% नहीं होगा। मतलब इन दोनों के अलावा कोई तीसरा कंपोनेंट भी है, और जलीय विलयन है तो तीसरा कंपोनेंट है जल।
कितना हो गया 22%। तो देखिए मतलब 100 ग्राम अगर विलयन है, 100 ग्राम अगर विलयन है, विलयन में 32 ग्राम मेथनॉल, 46 ग्राम एथनॉल और 22 ग्राम जल है। तो सभी के मोलों की संख्या, M मतलब मेथनॉल, E मतलब एथनॉल और जल को जल ही लिख देते हैं, तीनों के मोलों की संख्या निकाल लीजिए। भार पता है 32 ग्राम और अणुभार भी होता है 32, 46/46 भी अणुभार भी होता है, लेकिन ये 22/18 होगा। तो ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1.11/9 आएगा, 9 एकम 9, 1.2 के आसपास आएगा। तो मोलों की संख्या आ गई। तो मोल प्रभाज मेथनॉल का, तो मेथनॉल का मोल बटे मेथनॉल का मोल प्लस एथनॉल का मोल प्लस जल का मोल, तो 1/3.2 ये आ गया मोल प्रभाज मेथनॉल का, या 10/32 कह लीजिए, या 5/16। अब देखिए एथनॉल का भी एक ही मोल है, तो एथनॉल का भी मोल प्रभाज 5/16 ही आएगा, और जल का मोल प्रभाज, अब 2 का पता चल गया और तीनों का जोड़ देंगे तो 1 होगा, तो 1 में से मेथनॉल और एथनॉल का मोल प्रभाज घटा दीजिए। देखिए क्या आएगा, 1 माइनस 5/16 प्लस 5/16, 10/16, तो 1 माइनस 10/16 या 1 माइनस 5/8 या 8 एलसीएम आ गया 3/8। तो ये मोल प्रभाज हो गया किसका, जल का। तो जितने कंपोनेंट है, अगर 2 कंपोनेंट का मोल प्रभाज आप निकाल लेते हो, 3 कंपोनेंट है तो 2 का निकाल करके दोनों को जोड़ के 1 में घटा दीजिए, और 2 ही कंपोनेंट है तो 1 का निकालिए, 1 में से घटा दीजिए, दूसरे का आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। ये टॉपिक अब कंसंट्रेशन टर्म, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न तरीकों के बारे में हमने समझा। तो ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगली क्लास में अब हम मिलेंगे और अगली क्लास में विलयन पार्ट से कुछ वाष्प दाब की बात करेंगे कि वाष्प दाब क्या होता है। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद।